नॉवल का नाम इश्क याराना। किस्सा नंबर 9। सलार के पास माहीन रुकी थी। रिमला को वो गार्ड्स की निगरानी में घर भेज चुकी थी। चूंकि रात का वक्त था, इसलिए सलार को इसे यूं अकेले भेजने में खौफ महसूस हो रहा था। इसलिए इसने अपने 2 ट्रेंड गार्ड्स इसके हमरा भेजे थे। सलार को रात को मेडिसिन के असर से जल्दी ही नींद आ गई थी। माहीन वो रिमला की वजह से भी परेशान थी। कुछ दिन में इसकी मंगनी की रस्म थी और इधर सलार की तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं थी। सोफे पर लेटते जल्द ही इसे नींद ने आगोश में लिया था। सुबह माहीन की 10 बजे के करीब आंख खुली तो सलार को मोबाइल में घुसे देखा, जबकि डॉक्टर ने इसे आराम का कहा था। सलार, तुम कब उठे और मुझे क्यों नहीं जगाया तुमने? माही ने उठते दुपट्टा अपने ऊपर अच्छी तरह फैलाते कहा। भाभी चिल करें, आप इतनी मीठी नींद सो रही थी, मेरा दिल नहीं किया जगाने का। फिर भी जगाना चाहिए था तुम्हें। मुझे माहीन मोबाइल निकालते चेक करने लगी। जुहेर का कोई मैसेज ना देखते इसको खतरे का अंदाज़ा हुआ था। क्या हुआ, आप एकदम उदास क्यों हो गई? सलार माहीन के चेहरे के बदलते रंगों को देखते हुए बोला था। मैं ठीक हूँ, तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। माहीन चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए गोया हुई। माहीन उठकर खड़ी हुई थी जब दरवाज़ा खोलते अंदर जुहेर दाखिल हुआ था। माहीन इसको यूं सामने देखते परेशान हुई थी। माहीन को डर लगा था, वो तो इसके यहाँ होने की तवक्को भी नहीं कर सकती थी। वो बुत बनी जुहेर को ही देख रही थी, मगर वो इसको सिरे से इग्नोर करते सलार के पास जाकर बैठा था। सलार मेरा बच्चा, तुम ठीक हो? कैसे हुआ ये सब? मलिक नूरेश का हिसाब तो मैं करूँगा ही, मगर जिन्होंने मुझसे सच्चाई छुपाई, इनको भी नहीं बख्शूंगा। माहीन इसकी बात का मतलब समझते अंदर तक कांपी थी। भाई मैं ठीक हूँ, रिलैक्स करें। नूरेश बस आपको तकलीफ देना चाहता है, इसलिए ये सब कर रहा है। ये बात तो मैं भी जानता हूँ। वो रिमला से कोई मोहब्बत नहीं करता, वो बस इसका इस्तेमाल कर रहा है। सालार अनजाने में इसको रिमला का बता गया था। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। रिमला का क्या ताल्लुक नूरेश से? जुहेर नासमझी से सलार की तरफ देखते हुए बोला। नहीं ब्रो, कुछ भी नहीं। माहीन ने इसको चुप रहने का इशारा किया था। सलार शाह, तुम अपने मुंह से सच बताओगे या रिमला से पूछने जाऊं? जुहेर दबी दबी घुराहट के साथ बोला तो सलार ने इसे अव्वल से आखिर तक पूरी बात बताई थी। रिमला नूरेश की मंगेतर है। यहाँ तो बहुत कुछ छुपाया गया है मुझसे। जुहेर माहीन के रूबरू होते बोला। जुहेर मेरी बात सुने, मैं बताने वाली। जस्ट शट अप माहीन। तुमने मेरे दुश्मन को अपनी बहन सौंप दी। तुमने उस शख्स को अपनी बहन सौंप दी जिसने तुम्हें किडनैप किया। जुहेर ने इस पर बम फोड़ा था। आज इसने माहीन को अपने नाम से मंसूब नहीं किया था, जो इसकी रूह को जख्मी कर रहा था। वह मुझे अगवा करने वाला मलिक नूरेश था। हाँ, वही था जो अपना मकसद पूरा करने के लिए औरत का इस्तेमाल करता है। इसे तो मैं देख ही लूँगा। जुहेर की गुस्से के बायस आंखें आग बरसा रही थी। भाई भाभी का कोई कसूर नहीं है, वो बस आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। सलार ने जुहेर को गुस्से में देखते बात संभालने की कोशिश की थी, मगर बेसुध जुहेर शाह के आगे किसी की न चलती थी। फिर सलार, तुम्हारे साथ यहाँ असगर होगा। मुझे माहीन से बहुत कुछ डिस्कस करना है। माहीन की आंखों में अपनी आंखें गाड़े वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोला था। लेकिन भाई, इससे पहले सलार कुछ कहता, जुहेर माहीन को हाथ से पकड़े तकरीबन खींचते हुए लेकर वहाँ से निकला था। जुहेर मेरी बात सुन लें, एक बार मैं बताना। चुप, एकदम चुप, मुझे तुम्हारी आवाज़ ना आए अब। सख्ती से इसको चुप रहने का कहते वो इसे गाड़ी तक लाया था। दरवाज़ा खोलते वो इसको फेंकने वाले अंदाज में फ्रंट पर बिठाते खुद ड्राइविंग सीट पर आया था। पूरा रास्ता वो दोनों खामोश थे, मगर ये खामोशी माहीन को मज़ीद खौफज़दा कर रही थी। फार्म हाउस पहुंचते ही इसने मेन गेट से अंदर कदम रखा था। सामने ही बुआ अपने कामों में मसरूफ़ दिखाई दी। बुआ, आप जाएं बाहर से, माहीन को ले आएं और मुझे घर खाली चाहिए, कोई सर्वेंट ना हो। सख्ती से कहते वो अपने कमरे की तरफ गया था। बुआ बाहर गई थी। माहीन पोर्च में खड़ी थी। खानी बीबी, आपको खान बच्चा बुला रहे हैं, आए। जो जी मैं चलती हूँ।
माहिन दिल ही दिल में विरद करते अंदर गई थी। बुआ के साथ एक दो सर्वेंट्स और थे जिनको भेजकर वो अपने क्वार्टर आई थी। वो जानती थी जुहेर का यूं अमेरिका से जल्दी आना कोई बड़ा मसला होगा, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं थी। माहिन डरते डरते कमरे में दाखिल हुई थी। जुहेर बेड पर बैठा इसी का इंतजार कर रहा था। क्यों छुपाया मुझसे सब बताओ। हाथों की उंगलियां एक दूसरे में उलझाए वो इससे मुखातिब हुआ था। मैं परेशान नहीं करना चाहती थी आपको, और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि नोरेज ही वो शख्स है जिसने मुझे अगवा किया। माहिन ने डरते हुए बताया था। झूठ मत बोलो माहिन। जुहेर बेड से उठते माहिन के करीब आते बोला, सच कह रही हूँ। माहिन ने आंखें सख्ती से मींची थीं। अगर तुम मुझे उस वक्त बता देती जब मैंने तुम्हें कॉल की थी तो नरेश इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत ना करता। सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। वो मेरा प्रोजेक्ट बर्बाद करना चाहता था और इसने किया सिर्फ तुम्हारी वजह से। जूहर ने इसको इस कदर ज़ोर से दीवार से पिन किया था कि इसे खुद भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि दीवार पर लगी फ़ोटो फ्रेम का शीशा टुकड़ों में तकसीम होते इसकी कमर में पेवस्त हुए थे, जिससे माहिन की तकलीफ़ के मारे सिसकी निकली थी। मरो यहीं पर। ज़ुहैर इसको झटके से छोड़ते बिना इसके ज़ख्मी होने की परवाह किए कमरे से बाहर निकला था। माहिन के ज़ख्म से खून रास्ता इसकी कमर भिगो रहा था। तकलीफ़ की शिद्दत से इसकी हिचकियां बंध गई थी। ज़ुहैर चाबी कमरे में ही छोड़ आया था। वो वापस कमरे में गया तो माहिन हिचकियों से रो रही थी। बिना इसकी तरफ देखते वो गाड़ी की चाबी उठाए जाने लगा। जब नज़र सामने माहिन के हिचकोले खाते वजूद पर गई, इसने सख्ती से अपनी आंखें बंद करके खोली थी। इसके करीब जाते वो घुटनों के बल बैठा था। दर्द हो रहा है क्या? लहजे में बला की फिक्रमंदी थी। क्यों आए वापस? आप तो मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़कर गए थे ना? हिचकियों से रोते हुए इससे शिकवा कर रही थी। मासूम लहजा, भीगे गाल, गुलाबी होंठ ज़ुहैर शाह के जज्बात जगाने का सबब बन रहे थे। यहाँ आओ, मैं देखूं कहाँ लगी है। ज़ुहैर इसे आराम से उठाते बेड पर बिठाते बोला था। थोड़ी देर पहले जो गुस्सा था अब इसकी जगह फिक्रमंदी थी। माहिन चुपचाप बैठी थी। ज़ुहैर इसके पीछे बैठता इसके ज़ख्म को देखने लगा। चोट इसके कंधे से थोड़ी नीचे लगी थी। साइड ड्रार से फर्स्ट एड बॉक्स निकालते इसने रुई और ट्यूब निकाली थी। ज़ुहैर नहायत आराम से इसकी कमर से कांच के टुकड़े निकाल रहा था। माही ने बेडशीट को मुट्ठियों में जकड़ा था। ज़ुहैर ने इसकी बैक पर लगी जिप खोली थी। कंधे से शर्ट खिसकाते वो ज़ख्म देखने लगा। सफ़ेद रंगत में खून के दाग मज़ीद दिलकश लग रहे थे। ज़ुहैर ने इसका ज़ख्म साफ करते मरहम पट्टी की थी। इसके ज़ख्म पर अपने लब रखते वो माहिन को साकित कर गया था। दिल अजीब तौर पर धड़क रहा था। ज़ुहैर दूर हटे। माहिन इससे दूर होते उठी थी जो ज़ुहैर को सख्त नागवार गुजरा था। वापिस आओ यहाँ, सख्ती से वार्न करते निगाहों से बोला। क्यों आओ? हाँ, जब आपका दिल चाहेगा छू लेंगे और जब दिल करेगा मरने के लिए छोड़ देंगे। मैं आपकी रखेल नहीं हूँ ज़ुहैर शाह के जो आपका दिल करेगा करेंगे। माहिन पल में वापस अपनी टोन में आई थी। शट अप माहिन, कब छोड़कर गया मैं तुम्हें? हाँ, छोड़कर जाना होता तो अब यहाँ तुम्हारी खिदमतें न कर रहा होता। ज़ुहैर इसके करीब आता गुस्से से धड़ा था। तो ना करते खिदमतें? किसने कहा आपको मेरी खिदमत करने का? इतनी अगर आपको मेरी फिक्र होती तो ज़ख्म देने वाले भी तो आप न बनते। मैंने अभी तुम्हें कोई ज़ख्म नहीं दिया माहिन। अगर मुझे ऐसा करना हुआ तो तुम्हें ना मुर्दों में छोड़ूंगा ना जिंदों में, समझी तुम? वो कहते साथ कमरे से निकलते ठग करके दरवाज़ा बंद कर दिया। काश आप मेरी ज़िंदगी में कभी ना आए होते। आंसू आंखों से निकलते ज़मीन पर बेमौल हुए थे। पीछे मुड़कर देखा तो बेड पर ज़ुहैर का मोबाइल पड़ा था। माही ने जल्दी से मोबाइल उठाते गैलरी खोली थी। पासवर्ड ज़ुहैर ने लगाया ही नहीं था, जिससे मोबाइल खोलने में इसे कोई परेशानी नहीं हुई। वो पिक्चर कहाँ थी? जल्दी जल्दी से हर फोल्डर चेक करते इसे आखिर वो तस्वीर मिल ही गई थी जिसने जल्दी से वो पूरा फोल्डर अपने व्हाट्सएप पर शेयर किया था। ज़ुहैर गाड़ी तक आया तो अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला, मगर मोबाइल नहीं मिला। वो तेज़ी से वापस अंदर दाखिल हुआ था। सीढ़ियाँ फलांगते वो जल्दी से कमरे तक पहुंचा तो माहिन सोफे पर बैठी थी। मेरा मोबाइल कहाँ है? ज़ुहैर इसको शकी निगाहों से देखते बोला। आपका मोबाइल है, आपको पता होगा, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? माहिन तेवरी चढ़ाती दूसरी जानिब को मुड़ी थी। इसने ज़ुहैर के आने से पहले ही अपना काम कर लिया था। सारी चैट वो डिलीट कर चुकी थी, इसीलिए इसे किसी किस्म की फिक्र नहीं थी।
تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ زہیر اپنا موبائل ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جو آخر اسے بیڈ پر مل گیا تھا۔ موبائل اٹھائے وہ واپس اسی تیزی سے گیا تھا جس تیزی سے آیا تھا۔ زہیر کے جاتے ہی ماہین نے جلدی سے اپنا موبائل اٹھایا تھا اور ساری پکچرز غور سے دیکھنے لگی۔ اس تصویر کو دیکھتے وہ عجیب سی کشمکش کا شکار تھی۔ کون تھی وہ عورت جسے وہ پہچان نہیں پا رہی تھی؟ اگلی تصویر میں موجود عورت کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی تھی۔ ماہین نے فون بند کرتے موبائل صوفے پر پٹکا تھا۔ کون ہے یہ لوگ؟ کیوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا؟ زہیر شاہ، آپ کے موبائل میں موجود یہ تصویریں مجھے الجھا رہی ہیں۔ سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی پتہ ہی نہ چلا۔ آہل اپنے کوارٹر سے سیدھا سالار کے پاس گیا تھا۔ دوپہر ہونے کو تھی۔ جب زرمش کی آنکھ کھلی تھی وہ اٹھ کر بیٹھی تو سر شدید بھاری ہو رہا تھا کیونکہ آہل نے اسے رات کھانے میں نیند کی دوا ملا کر دی تھی تاکہ وہ رات کو جاگ نہ سکے۔ حبی، آپ کہاں ہیں؟ پورے گھر میں چکر لگاتی وہ آہل کو آوازیں دے رہی تھی مگر وہ ہوتا تو جواب دیتا۔ زرمش ہر جگہ چیک کر چکی تھی مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ اس کو شدید ڈر لگ رہا تھا۔ حبی، آپ کہاں ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھتے وہ رونا شروع کر چکی تھی۔ صوفے کے پاس سے کھٹ پٹ کی آواز سنتے مزید اس کا ننھا دل ڈرنے لگا تھا۔ رونے میں روانگی آئی تھی۔ اس نے اٹھ کر دیکھنا چاہا جب ایک چھوٹا سا چوہا اس کے اوپر سے جمپ کرتے دوسری جانب گیا تھا۔ زرمش کی چیخیں پورے گھر میں گونجی تھی۔ وہ چوہے سے ڈر کر کبھی صوفے پر چڑھتی کبھی بھاگتی۔ چوہا بیچارہ بھی اس کو دیکھ کر ڈر کے مارے ادھر ادھر جائے فرار ڈھونڈنے لگا۔ زرمش یہاں سے وہاں بھاگتی سب چیزیں اس کو مارنے کے لیے توڑ چکی تھی۔ چند منٹوں میں ہی وہ گھر کا حال خراب کر چکی تھی۔ چیخیں اور رونا ہنوز جاری تھا۔ آہل کی پڑوسن نے اندر شور سنا تو جھٹ سے آہل کو کال ملائی تھی جو پہلی بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، سب خیریت؟ بیٹا، تمہارے گھر سے بہت چیخوں اور رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، جلدی آؤ۔ جی میں آتا ہوں۔ کیا ہوا آہل، سب خیریت؟ سالار اس کو یوں پریشان دیکھتے بولا، پتہ نہیں، میں پری کو اکیلے چھوڑ کر آیا تھا، ابھی آنٹی کی کال آئی، وہ کہتی ہیں کہ گھر سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے، مجھے جانا ہوگا۔ ہاں جا جلدی، اور اس کو یوں اکیلے نہ چھوڑا کر۔ سالار اس کو چابی اٹھا کر دیتا بولا۔ آہل تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ بائک وہ تقریباً اڑاتے ہوئے گیا تھا۔ وہ اپنی بلڈنگ میں پہنچا تو تیزی سے لفٹ کی طرف بھاگا تھا۔ دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ لفٹ کے ذریعے سے وہ اپنے فلیٹ تک پہنچا تھا۔ اپنے فلیٹ کے دروازے پر پہنچتے اس نے تالا کھولا تھا۔ وہ آنٹی بھی اس کے ساتھ ہی تھی مگر آہل نے ان کو واپس بھیج دیا تھا۔ آہل اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھتے اس کے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھی تھی۔ گھر پورا بکھرا پڑا تھا۔ زرمش، کہاں ہو تم؟ وہ اونچی آواز سے چیخا تھا۔ آہل جلدی سے کمرے کی جانب گیا تھا۔ زرمش بیڈ کے درمیان بیٹھی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ آہل کی اس کو دیکھ کر اٹکی سانس بحال ہوئی تھی۔ یہ حبی؟ زرمش تیزی سے اٹھتے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ آہل نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھتے اسے خود میں بھیجا تھا۔ پری، تم ٹھیک ہو نا؟ اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے وہ فکر مندی سے گویا ہوئی، آپ مجھے اکیلے چھوڑ کر گئے تھے؟ سونگ کرتی وہ آہل سے شکوہ کر رہی تھی۔ آہل نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے، پھر باری باری اس کی دونوں آنکھوں کو چومتے اس نے اس کے بھیگے گالوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ اب نہیں جاؤں گا اپنی پری کو اکیلے چھوڑ کر۔ آپ پھر سے ایسے کریں گے؟ آپ پہلے بھی گئے تھے نا؟ ہچکیوں سے روتے وہ آہل کے دل میں ہلچل پیدا کر رہی تھی۔ اس کے گلابی ہونٹ آہل کے دل میں اس کو چھونے کی خواہش ہوئی تھی۔ نہیں جاؤں گا، سب بتاؤ کیا ہوا تھا یہاں پر؟ اس نے ہونٹوں سے نگاہیں چراتے بولا۔ چوہا آیا تھا، زرمش نے ہونٹ باہر کو لٹکاتے کہا۔ وہ مسلسل آہل کو اپنے ہونٹوں کی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ کیا ایک چوہے کے ڈر سے تم اتنی چیخیں مار رہی تھی؟ آہل کی حیرت کے مارے آنکھیں ابل آنے کو تھیں۔ ہاں نا، اگر وہ مجھے کھا جاتا تو؟ کیوٹ کیوٹ ایکسپریشن دیتے وہ آہل کا دل دھڑکا رہی تھیں۔ تم بھی کیا چیز ہو، جاؤ جا کر چینج کر کے آؤ، باہر چلتے ہیں۔ آہل الماری سے اس کا ڈریس نکالتے اس کو پکڑاتے بولا۔ اچھا اوکے، لیکن آپ ادھر ہی بیٹھیں، چوہا آ گیا تو میں بھاگ کے آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ اچھا جاؤ، یہی ہوں میں۔ وہ کپڑے لیے واش روم میں گھسی تھی تو آہل بھی باہر نکلا تھا۔ اس کے نکلنے تک وہ ٹی وی لاؤنج صاف کر چکا تھا۔ حبی، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وائٹ سکرٹ کے ساتھ بلو شرٹ پہنے اوپر گرم شرٹ پہنے وہ نہایت پیاری لگ رہی تھی۔
माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। अब आओ मैं बाल बना दूं तुम्हारे। आहिल इसके गिर्द हिसार बांधे वापस कमरे की जानिब गया था। आराम से इसे बैठाते इसने इसकी चोटी बनाई थी। ड्रार से लोशन और पाउडर निकालते इसने वो भी इसे लगाए थे। अब चलो जल्दी, आज मैं तुम्हें घुमाने लेकर जाऊंगा। आहिल इसके साथ हर वो जगह घूमना चाहता था जो इसे पसंद था, क्योंकि अब वो इससे अलग होने वाला था। शहाब की एक ऐसी कड़ी हाथ आई थी जिससे वो इसे जल्द पकड़ने वाले थे। ओके चलें। जरमिश इसका हाथ पकड़ते गोया हुई। आहिल इसे नाश्ता करवाने के बाद पार्क लेकर गया था, वहाँ से वो इसे बीच लाया था। जरमिश पानी में खेलती बहुत खुश थी, मगर आहिल इसके दूर जाने के गम में उदास था। इसकी बहुत सी तस्वीरें आहिल ने अपने मोबाइल में कैद की थी। तकरीबन शाम के वक्त वो लोग वापस आए थे। आहिल इसकी फरमाइश पर पिज़्ज़ा और बर्गर भी लाया था। वो इसे खाना खिलाने के बाद अपनी गोद में बिठाते खुद इसके कंधे पर सर रख गया। हबी आज बहुत मज़ा आया। जरमिश इसके बालों में अपनी छोटी उंगलियां चलाती बोली थी। अच्छा ओके। हबी आप इतने सैड क्यों हैं आज? जरमिश इसका चेहरा अपने नन्हे हाथों में थामते प्यार से बोली। बेख्तियार आहिल के आंसू आंखों से निकलते गालों पर बहे थे। हबी क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? प्लीज़ बताएं ना मुझे। आहिल के ऐसे बेआवाज़ रोने से वो भी रोना शुरू हो चुकी थी। जरमिश तुम अपने मामा बाबा के पास चली जाओगी ना, तो मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। अब मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बगैर? कौन मुझसे फरमाइशें करेगा? किसके लाड उठाऊंगा मैं? मैं नहीं जा रही, आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आप रोए नहीं, मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं आपके साथ ही रहूंगी, मुझे नहीं जाना मामा बाबा के पास। जरमिश से इसकी तकलीफ नहीं देखी जा रही थी। इसके आंसू अपने हाथों से साफ करती बोली थी। तुम बहुत अच्छी हो मेरा बच्चा, लेकिन तुम्हें जाना होगा। लेकिन तुम मुझसे वादा करो, तुम मेरी अमानत समझकर खुद की हिफाजत करोगी, मेरे आने का इंतज़ार करोगी। मैं तुम्हें वापस लेने आऊँगा, फिर तुम हमेशा मेरी रहोगी, मेरे साथ रहोगी। मैं हमेशा आपकी रहूँगी और आप सिर्फ मेरे रहेंगे। जरमिश ने कहते साथ इसके गाल पर अपने लब रखे थे। क्या मैं तुम्हें किस कर लूँ यहाँ? आहिल इसके होंठों पर अंगूठा फेरते बोला। कर लें। जरमिश की इजाज़त देनी थी कि आहिल इसके होंठों पर झुका था। कई बार इसने इसे सांसें दी थी, आज वो इसकी सांसें बंद करने पर तुला हुआ था। जरमिश अपने हाथों को इसके सीने पर रखे दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो आज इसे बख्श नहीं रहा था। जब इसे लगा कि वो अब सांस नहीं ले पाएगी, तब जाकर आहिल ने इसको आज़ाद किया था। जरमिश लंबी लंबी सांसें लेते इससे लिपटी थी। हबी सांस नहीं आ रही। परी लंबी सांस खींचो या महदूद सांसें। आहिल इसके चेहरे से बाल हटाते बोला। आप कैसे करेंगे? लंबी सांसें खींचते वो अपनी सांस बहाल करने की कोशिश कर रही थी। ऐसे करूँगा। आहिल दोबारा इसके होंठों पर काबिज हुआ था, मगर इस बार वो अपनी सांसें इसमें उतार रहा था। इसके होंठों को आज़ादी बख्शते मदहोश नज़रों से देखने लगा। आप गंदे में फिर इजाज़त नहीं दूंगी, वो मुँह फुलाती खुफगी से बोली। हाँ हाँ मेरी नन्ही परी, तुमसे अगली बार इजाज़त मांगेगा कौन? आहिल इसके मासूम लहजे पर कहका लगाते गोया हुआ। हटे पीछे आप, मैं बात नहीं करूंगी अब आपसे। वो आहिल की गोद से उतरते बेड पर सोने के लिए लेटी थी। अच्छा सॉरी, अब नहीं करता ओके, अब मुझे भी सुकून से सोने दो। आहिल इसके सर के नीचे से अपने बाजू गुजारते सोने के लिए लेटा था। थोड़ी देर में ही दोनों सुकून की नींद सो चुके थे। सलार को डिस्चार्ज मिल गया था। जुहैर इसको लिए घर आया था। अस्सलाम वालेकुम दादी जान, कैसी हैं आप? जुहैर इनके पास जाते अपने बाजुओं के घेरे में लेते बोला। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बच्चे, तुम बताओ अमेरिका से इतनी जल्दी आ गए और बताया भी नहीं। बीजान इसको प्यार देती बोली। सलार दोनों हाथ कमर पर रखे मुँह फुलाए खड़ा था। जी दादी जान, बस काम जल्दी हो गया इसलिए जल्दी आ गया, थोड़ी देर पहले ही पहुँचा हूँ। तुम क्यों मुँह बनाकर खड़े हो सलार, और ये क्या हालत बना रखी है? जी मैं ठीक हूँ, मैं तो बस देख रहा था जिमल कहाँ है, नज़र नहीं आ रही मुझे। सलार ने बात बदलते कहा था। अपने कमरे में है, तुम दोनों नहीं होते तो खुद को कमरे में कैद कर लेती है। तुम दोनों ने उसे वक्त देना बिल्कुल छोड़ दिया है। वो एहसास है, तुम दोनों को इसका ख्याल रखना चाहिए। जुहैर और सलार दोनों शर्मिंदा हुए थे। उन्होंने वाकई ही जिमल को वक्त देना छोड़ दिया था। कब से वो लोग ना इसको कहीं बाहर लेकर गए हैं, ना इसके साथ ज़्यादा बैठे हैं। मैं देखकर आता हूँ। जुहैर जल्दी से इसके कमरे की जानिब गया था। सलार भी इसके पीछे कमरे की जानिब गया था। जिमल मेरा बच्चा कैसी हो?
زہیر کمرے میں داخل ہوا تو زمل کارٹون دیکھنے میں مصروف تھی، مگر زہیر کو دیکھتے ہی اس نے موبائل بند کرتے کمفرٹر خود پر اڑا دیا۔ زمل، میری زندگی، ناراض ہو بھائی سے؟ زہیر اس کے قریب بیٹھتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا، میرا گول گپا، چلو شاباش، اٹھو، سونے کی ایکٹنگ مت کرو۔ سلار بھی اس کے دوسرے سائڈ بیٹھتے بولا تھا، مجھے بات نہیں کرنی، آپ دونوں سے جائیں یہاں سے۔ زمل کی آواز میں واضح کپکپاہٹ تھی، وہ رو رہی تھی۔ زمل، آئی ایم سوری میرا بچہ، میں بہت بیزی تھا۔ سچ میں اس کا رونا زہیر کو تکلیف دے رہا تھا۔ ہاں تو اب آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیزی ہوتے ہیں، میرے لیے کہاں ٹائم ہوگا آپ کے پاس؟ میرے جیسی بہنیں بس بوجھ ہوتی ہیں۔ اٹھ کر بیٹھتے وہ زہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، کالی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہے تھے، اور آپ کو آہل بھائی سے فرصت نہیں ہوتی، جب دیکھو ان سے چپکے ہوتے ہیں۔ سلار نے بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب زمل نے اس کی بولتی بند کی تھی۔ زمل، ادھر دیکھو میری طرف، تم اور سلار میرے لیے سب سے بڑھ کر ہو۔ ماہین میری بیوی ہے، میری محبت ہے، لیکن میرا بچہ، تم میرے لیے سب سے اول ہو۔ آئی ایم سوری، میں بالکل تمہیں ٹائم نہیں دے پایا۔ زہیر اس کے آنسو صاف کرتا اپنے مضبوط حصار میں لیتے ہوئے بولا تھا، آپ دونوں مجھے باہر بھی لے کر جائیں گے اور 2 دن تک گھر سے بھی نہیں نکلیں گے، میری یونی سے آف ہے اس لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تم کہو۔ زہیر اس کے سنہری بالوں میں بوسہ دیتے بولا، کھانا کھایا ہے تم نے گول گپا؟ سلار کو وہ کمزور سی لگی تھی۔ نہیں کھایا، زمل نے رونی صورت بنائی تھی۔ زمل، کھانا کیوں نہیں کھایا؟ ہاں، طبیعت خراب ہو جائے گی، ایسے مت کیا کرو، ناراضگی ہم سے رکھا کرو، کھانے سے نہیں۔ اچھا چھوڑے نا بھائی، اب میں کھانا لاتا ہوں۔ سلار اٹھتا اس سے پہلے زہیر اٹھا تھا، تم بیٹھو میں لاتا ہوں۔ پھر تینوں نے مل کر کھانا کھایا تھا۔ ان سب میں زہیر بالکل بھول گیا تھا کہ وہ ماہین کو اپنے فارم ہاؤس میں اکیلے چھوڑ کر آیا ہے، اور ماہین نے بھی اسے کال نہیں کی تھی کہ اسے یاد آتا جاری ہے۔